विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ। विद्युत विद्युत स्थितिज विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल, यहाँ पे विद्युत शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि कक्षा 11 में स्थितिज ऊर्जा पढ़े होंगे, कक्षा 11 में, है ना। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी वस्तु में उसकी स्थिति, उसके आकार के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है ना, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे एक एग्जांपल बताएं, देखो स्थितिज ऊर्जा पहले समझ, जब स्थितिज ऊर्जा समझ जाओगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, स्प्रिंग देखा है ना, ऐसे जो होते हैं, जब स्प्रिंग स्प्रिंग रिलैक्स मोड में होती है ना, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती, जीरो होते हैं। लेकिन जैसे हम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच लेते हैं बाहर, ऐसा खींचते हैं, तो स्प्रिंग ऐसे खींच जाती है ना, खींच जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, बाहर से फोर्स ही तो लगाए हैं इसके ऊपर, किस दिशा में लगाए, नीचे की तरफ भी तो खींची है। और जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ है। ध्यान रखो, कार्य तभी होगा जब एफ और डी दोनों होंगे, तभी कार्य होगा। ठीक है, और दोनों बीच का एंगल जो होगा वो कम 0 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम कार्य होगा, है ना। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, कॉस 90। ये मैंने जो तुमको पढ़ाया था वेक्टर एनालिसिस, तो वहां मैंने बताया था कि जो कार्य होता है वो दो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कार्य है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, कई बार समझ में, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, सदिश गुणन और अदिश गुणन। तो कार्य एक अदिश राशि है, तो इसलिए इन दोनों की जो गुणा होगी, दो ऐसे सदिश जिनकी गुणा से कोई अदिश राशि बने, तो ऐसे गुणन को हम कहते हैं अदिश गुणन। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। ये तो पढ़ाया था 11 में, पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया था, हाँ, इसलिए कॉस थीटा आता है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, एफ लगाया डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दोनों के डायरेक्शन सेम है एक ही तरफ, तो हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। जो हम कार्य करेंगे इसके ऊपर, वो कार्य इसके अंदर एनर्जी के रूप में आ जाएगी, ऊर्जा के रूप में आ जाएगी। अब उसी ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और फिर हम इसको जब तक पकड़े रहेंगे तब तक वो स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर रहेगी, लेकिन जैसे इसको हम छोड़ेंगे, वही स्थितिज ऊर्जा इसको पुनः वापस से इस कंडीशन में ला के रख देगी। आई बात समझ में, बोलो। यही चीज अगर इसको हम दबाते हैं, स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं, तो हमारे द्वारा बल लगाया गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी हमारे द्वारा कार्य हुआ, वो कार्य इसके अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में चली गई। आई बात समझ में। अब जैसे हमको इसको छोड़ा, ये पुनः फिर फैल गई, तो वही स्थिति ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। आई बात, स्थिति ऊर्जा समझ में आ रहा है, बोलो। जैसे हमारे पास ये पेन है, तो पेन अगर यहाँ रखा हुआ है तब तो इसकी स्थिति ऊर्जा जीरो, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर बल लगाया ऊपर की तरफ और यहाँ ले आए, तो हमने पेन के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी कार्य संभव होता है। तो अब इसमें हमारे द्वारा कुछ कार्य किया गया इस पेन के ऊपर, तो इसका मतलब है जो कार्य हुआ वो इसके अंदर किस रूप में आ गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ गया। अब अगर हम इसको छोड़ देंगे, तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको गतिज ऊर्जा के रूप में ये नीचे गिर जाएगी। अब आया समझ में, हाँ, समझ में आई बात। जैसे पानी को बहुत ज्यादा ऊपर पहाड़ में रोक के रखते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उस पानी को नीचे ढलान से नीचे गिराया जाता है या ऊपर से गिराया जाता है, वही स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जब हम पानी को रोक, बांध बनाने के लिए बांध बनाते हैं,
तीनों पे बांध बनाते हैं, पानी को रोक के रखा जाता है, तो उसके अंदर स्थिति आ जाती है। कभी कभी स्थिति इतनी ज्यादा हो जाती है कि बांध टूट जाती है और पानी ऑटोमेटिक अपने आप बहने लगता है, बाढ़ आ जाती है। और इसी का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, बांध बना करके। स्थिति ऊर्जा का इस्तेमाल आप यांत्रिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा भी बनेगी, गतिज ऊर्जा भी बनेगी। बात समझ में आई? तो ऐसे ही यहाँ पर विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल, यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात मैंने पेन के लिए की थी, लेकिन अगर विद्युत बल के विरोध में हम कार्य करेंगे तो जो स्थिति ऊर्जा उसके अंदर संचित होगी उसको कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, देखो यहाँ आवेश रखा हुआ है, अगर हम कोई धन परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक लेके आएंगे तो हमारे द्वारा कार्य तो किया गया है, और वो कार्य इस पॉइंट पे स्थिति ऊर्जा के रूप में नहीं चला जाएगा। और जैसे इसको हम छोड़ेंगे ये फिर भाग जाएगा उधर, गतिज ऊर्जा इसमें आ जाएगी। बोलो, अब तो हम वापस वापस यहाँ लेके आएंगे, हम कार्य करेंगे तो कार्य के रूप में इसमें ऊर्जा संचित हो जाएगी, वही स्थिति ऊर्जा है। अब क्योंकि हम विद्युत की वजह से, ये विद्युत बल की वजह से हम कार्य कर रहे हैं विरोध में, तो इसको हम कहेंगे विद्युत स्थिति ऊर्जा। समझ में आई बात? लिखो 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 लिखो, विद्युत बल के विरोध में, विद्युत बल के विद्युत बल के विरोध में, विद्युत बल के विरोध में किया गया कार्य, किया गया विद्युत बल के विरोध में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ही स्थितिज स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया जाता है। और स्थितिज ऊर्जा को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू है ये, यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जरा बोर्ड पे देखो एक बार, सब लोग बोर्ड पे देखो, क्या कभी ऐसा अपने आप संभव हो सकता है कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश हो और इसी के आसपास कहीं दूसरा प्लस क्यू आवेश आ जाए मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपस में, और एक और आ जाए प्लस क्यू आवेश? इस तरीके से क्या ये तीनों अपने आप आपके यहाँ पे बैठ सकते हैं, आस पास रह सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? चलो क्यू छोड़ दो, माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो आवेश क्या एक पास रह सकते हैं सर्टेन दूरी पर फ्री स्वतंत्र रूप से? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को आमने सामने लाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, विद्युत बल लगेगा लगेगा। और अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को आसपास लाएंगे तो उनके तब भी विद्युत बल लगेगा, यानी कि वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। तो इनको एक सर्टेन दूरी पर रखने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, इनको यहाँ पे बनाए रखने के लिए। ये तीनों आवेशों को हम, जैसे मान लिया हम एक त्रिभुज के जैसा बनाना चाहते हैं, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पे, 3 पॉइंट हमारे पास है, तीनों पॉइंट पर हमको वैद्युत आवेश लाके यहाँ पे रखना है। कैसे रखोगे? पहले वाले पॉइंट को पे आवेश लाओगे, यहाँ प्लस क्यू रख दिया, ठीक। जैसे ही दूसरे वाले आवेश को यहाँ पे लाओगे ना, वैसे ही ये उसका क्या करेगा? विरोध करेगा, विद्युत बल लगाएगा बाहर की तरफ, कहेगा हम नहीं आने देंगे उसको। क्यों? हाँ, ये पूरा एरिया मेरा, इस पूरे एरिया में किसी को नहीं, लेकिन हम फिर उसको जबरदस्ती लेके यहाँ तक आएंगे तो हमारे तरफ बल लगाया जाएगा, विद्युत बल के विरोध में फिर कार्य करेंगे, कार्य करेंगे तो हमारी ऊर्जा खर्च होगी, और हमारी ऊर्जा जो खर्च होगी वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो यही संचित हो जाएगी। समझ में आई बात? इन दोनों के बीच ये दूसरा आवेश आ गया, अब तीसरे आवेश को हम लेके आएंगे तो और ज्यादा विद्युत बल लगेगा, तो और ज्यादा हमको कार्य करना पड़ेगा, यानी कि हमको और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी फिर यहाँ संचित हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा के रूप। अब इन तीनों को यहाँ पे रखने के लिए हमने कार्य किया कि नहीं किया? हमारी एनर्जी खर्च हुई कि नहीं? वही एनर्जी इस तीनों के बीच में, इन पूरे तीनों आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। आई बात समझ? बोलो, इन तीनों को
एक सिस्टम में रखने के लिए जो हमने कार्य किया है वही है स्थितिज ऊर्जा तीनों, इस पूरे सिस्टम के। समझ में आई बात? वही बात देखो लिखी है, किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो मैंने कार्य किया, जो उन आवेशों को अनंत से उन स्थितियों तक लाकर, यहाँ तक लाकर, उन स्थितियों तक लाकर आवेशों के उस निकाय की रचना करने में किया जाता है। इन तीनों को बनाने में जो कार्य किया है, वही है स्थितिज ऊर्जा, उसी के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। आई बात समझ में? इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। और हर एक ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो इसका भी मात्रक जूल होगा, है ना? तो नई लाइन से लिखो, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक या इसका मात्रक क्या ले, इसका मात्रक डेरिवेशन इसका कल पढ़ाएंगे। इसका मात्रक होता है जूल, जूल, और इसका विमेय सूत्र लिख लो, विमेय सूत्र, विमेय सूत्र होता है एम एल की पावर 2, एम एल की पावर, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये होता है इसका विमेय सूत्र। बल का मात्र विमा और गुणे विस्थापन की विमा, ये तो सूत्र होता है। तो बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2 और विस्थापन की एल होती है, तो एल और एल एल स्क्वायर बना देंगे। समझी? डब्ल्यू बराबर एफ डी होता है, ये अगर कार्य ही स्थिति ऊर्जा के बराबर है ना, तो उसका फार्मूला ये भी होगा। इसकी इसका सूत्र होता है एम एल टी की पावर -2, ठीक। डी की एल होती है, तो ये एल और ये एल दोनों क्या बन जाएंगे, एल स्क्वायर बन जाएंगे। देखो वही लिखा हुआ है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 वही लिखा है। समझ में आया कहाँ से आया? ठीक, लिखो। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने समझ लिया, क्या होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाकर एक निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वो होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। किए गए कार्य के बराबर विद्युत स्थितिज ऊर्जा वहां पे आ जाती है आवेशों में, है ना? अब हम पढ़ेंगे एकल आवेश, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो बताओ एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? एकल का मतलब एक, अगर कोई हमको एक आवेश को लेके आना है, सिर्फ एक आवेश को लेके आना है वैद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेश को लेकर के आना है अनंत से, ठीक। तो उस एकल आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को हम कैसे नापते हैं? हैं? देखो, जब हमने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ाई थी ना, तो कुछ ऐसे ही पढ़ाई थी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव, इसे V से बदल देते हैं। बोलो, ऐसे तो कुछ बताया था। बात यहाँ पे वहां वैसे ही चल रही है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर किसी एक बिंदु पर एक आवेश को लेके हमको आना है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अनंत से लेके आना है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो अगर V बराबर W अपान Q होता है विभव के फार्मूले में, तो ये जो W ये किया गया कार्य ही तो है, क्यों किया गया कार्य है। तो अगर हम एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे ला रहे हैं तो किया गया कार्य हमारा जो होगा वो यही होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? W बराबर V इंटू क्यू, ये तो बनेगा। अगर हमको एक आवेश को लेकर के आना है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किया गया कार्य निकालना है, तो हम यही फार्मूला सिंपल लगाएंगे, W बराबर V गुणे Q, यही लगाएंगे, है कि नहीं? वैद्युत विभव वाले फार्मूले से हम ये फार्मूला निकाल लिए। बोलो, हमको पता है कि वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है उसी में जो W है वही है ये एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, है ना? वैद्युत विभव
के सूत्र में जो W है V बराबर W/Q0, यही तो है। तो यहाँ अगर हम W का मान निकालेंगे तो W बराबर क्या होगा, V गुणे Q0। बोलो। तो यहाँ पर जो W है, ये W क्या है, किया गया कार्य है ना, W है किया गया कार्य। यहाँ पे लिखो, क्योंकि W किया गया कार्य है और यही कार्य के बराबर उस जगह पर स्थिति ऊर्जा आ जाएगी, है ना। W किया गया कार्य है जो जो उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और हम स्थितिज ऊर्जा को लिखते किस अक्षर से हैं, किस अल्फाबेट से लिखते हैं, कल मैंने समझाया था U से। स्थितिज ऊर्जा को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, U से, है ना। तो जहाँ पे W है वहां पे क्या आ जाएगा बताओ, तो यहाँ पे U आ जाएगा कि नहीं, बताओ U आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो फार्मूला क्या बनेगा, U बराबर V इंटू Q। एक Q वो है आवेश जिसको हम लेके आ रहे हैं अनंत से दूर। तो ये फार्मूला आएगा अगर हम किसी एक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आ रहे हैं अनंत से, तो उसकी स्थिति ऊर्जा इतनी होगी। सही बात समझ में। तो जल्दी से उतारो फिर आगे। अब हम आगे बात करेंगे, जानते हो किसकी, एक से दो बिंदु आवेश अगर है, दो बिंदु आवेश है, उसको ला के आस पास रखना है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। एक तो समझ गए, एक के लिए समझ में आ गया ना, बोलो वरना। अब दो बिंदु आवेशों को पास पास रखना है ना, उससे जो हमको एक निकाय बनेगा, उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, इसको पहले लिख लो सिंपल फॉर्म में, इसको मिटा दें। ये एक आवेश की वजह से स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। लेकिन अगर मान लो दो आवेश हैं और दोनों को पास पास रखना है, एक निकाय बनाना है, ठीक है, तो उनको पास पास रखने में कितना कार्य किया जाएगा, तो उनकी स्थिति ऊर्जा वही होगी। समझ गए। दो आवेश कोई भी ले सकते हो, बिंदु आवेश, तो उनको एक सिस्टम में रखना है, पास पास रखना है, तो उनको रखने के लिए हमको बाहर से कार्य करना पड़ता है। क्यों कार्य करना पड़ता है, तभी वो पास पास बैठ पाएंगे, रह पाएंगे, अन्यथा वो एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रहे होंगे या तो प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो उनको मेंटेन रखने के लिए, सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो हम कार्य करेंगे ना, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो वो होगा कितना, फिर उसका मान कितना होगा। तो हेडिंग बनाओ, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेशों के निकाय, जहां पर एक से ज्यादा चीजें काम करती है उसको निकाय कहते हैं हम। समझ गए। दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखो, जैसे मान लिया दो आवेश है, एक ये आवेश है, ये आवेश ए पर रखा हुआ है और इस आवेश का मान है Q1, ठीक है, बिंदु के रूप में, और इसी से R दूरी पर एक दूसरा आवेश है, ये बिंदु बी पर रखा हुआ है, इस आवेश का मान है Q2। बोलो, इन दोनों को पास पास में रख दिया, ये R दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अब एक बात और सुनो, हमने जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डिफिनेशन पढ़ाई थी तो वहां पे एक बात बताई थी कि अनंत से आवेशों को किसी निकाय के बिंदु तक लाने में, जो निकाय की रचना करने में, तो बनाने में जो कार्य किया जाए वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों आवेश अभी तो यहाँ पे रखे हैं, लेकिन इससे पहले ही लाए गए हैं अनंत से,
इनको अनंत से लेके आया गया है प्रारंभ में। तो हम ये बात लिखेंगे कि माना माना दो आवेश माना दो आवेश Q1 व Q2 स्मॉल r दूरी पर स्थित है। स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ये बात मैंने लिख दी। ठीक है, अब हम एक बात और समझेंगे कि प्रारंभ में ये आवेश मान लिया अनंत पे है। ठीक है, ये दोनों कोई भी एक दूसरे को वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट नहीं डाल रहा है, दोनों का इंटरेक्ट है ही नहीं दूर दूर तक। तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रारंभ में दोनों आवेश अनंत पर स्थित है। अब जब दोनों आवेश अनंत पर स्थित होंगे तो जब हम आवेशों को इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक लाएंगे ना, तो दोनों को साथ में थोड़े लाएंगे, एक एक करके लाएंगे। क्यों? तो सबसे पहले हम इस वाले को आवेश को लेके आएंगे अनंत से, है ना। अच्छा एक बात बताओ जरा, यहाँ पर बिंदु खाली है ना, आवेश तो है नहीं, ये तो अनंत पे चला गया था, ये भी अनंत पे है, ये वाला इधर वाले अनंत पे है, ये वाला इधर वाले अनंत पे है। बोलो, यहाँ पे खाली पॉइंट ही तो रखे हुए हैं, आवेश तो है नहीं। अच्छा जब कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र होगा क्या? नहीं होगा। तो जब हम पहले वाले आवेश को अनंत से ए तक लाएंगे तो जब वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं तो हम वैद्युत क्षेत्र के विरोध में कार्य क्यों करेंगे? जब वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, विद्युत बल लगेगा ही नहीं। क्यों? और जब विद्युत बल लगेगा ही नहीं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र नहीं है ना। विद्युत बल तो तभी लगता है जब वैद्युत क्षेत्र में आवेश को लेके चलते हैं, लेके रखते हैं, तभी तो विद्युत बल उस पर लगता है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र ही ना हो तो फिर आवेश पे विद्युत बल लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर जब विद्युत बल ही नहीं लगेगा तो अनंत से इस पहले वाले आवेश को यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है वो तो जीरो होगा, नहीं होगा। क्योंकि विद्युत बल के विरोध में जब हम चलेंगे ना, फोर्स लगाएंगे तभी तो कार्य होगा। लेकिन यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र तो है नहीं, तो पहले वाले आवेश को जब यहाँ तक लेके आएंगे, Q1 आवेश की बात हम कर रहे हैं, Q1 आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। ये बात समझ में आई? बोलो बोलो। तो हम क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से भाई हमने क्या बताया, बल के विरोध में जब हम बल लगाते हैं, किसी बल के विरोध में जब हम बल लगाते हैं तब कार्य होता है। लेकिन जब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है, जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो बल का विरोध ही नहीं उत्पन्न हो रहा है ना। तो उसको तो ला तो रहे हैं यहाँ तक, अनंत से आवेश को यहाँ तक तो ला रहे हैं, लेकिन किसी बल के विरोध में बल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे Q1 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्यों? वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ए तक लाने में किया गया कार्य, वो कितना होगा बताओ? ये होगा जीरो होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है नहीं इसको। लेकिन अब Q1 तो आ गया ना, अब इसका तो वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा बताओ? Q1 का अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र होगा। अब हम Q2 को लाएंगे अनंत से, ये भी तो अनंत पे रखा है, इसको जब हम अनंत से B तक लाएंगे तब तो वैद्युत क्षेत्र है, इसका वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं? तब तो ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। क्यों? या तो आकर्षित बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। बोलो, चलो मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तब तो इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उस बल के विरोध में हमको इसको लाना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे कार्य होगा। आई बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? परंतु
Q2 आवेश को Q2 आवेश को अनंत से ठीक है Q1 आवेश से मान R दूरी पर स्थित बिंदु B पर लाने में एक काम करो B पर और फिर ब्रैकेट में लो वैद्युत क्षेत्र में ये लिख दो ब्रैकेट में। वो पता है कि हाँ वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में लाने में B पर लाने में किया गया कार्य। अब बताओ ये कार्य किसके बराबर होगा? इसको हम क्या लिखें? इस कार्य को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? W लिख दे? चलो एक काम करो, इसको लिख दो W1 पहले वाले को, W1 बराबर 0 और इसको लिख दो W2 बराबर, अब इसका जो मान होगा वो कैसे निकालोगे? V बराबर W अपान Q होता है फार्मूला विभव का, बोलो। तो यहाँ से अगर हम W का मान निकालते हैं, W का मान होता है V गुणे Q, ये तो होता है। तो यहाँ से अगर हम W का मान निकालते हैं तो W का मान क्या आएगा? Q। अच्छा चलो पहले Q लिख लो, Q गुणे V कर लो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आवेश, ये वाला आवेश, ये वो वाला आवेश है जिसको लेके आया जा रहा है, उसकी आवेश की बात हो रही है, वही तो आवेश है इसकी, ये आवेश नहीं है, ये वाला आवेश है, समझ रही हो? तभी तो यहाँ पे क्यू नॉट होता था, क्यू नॉट को ही तो लाते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? आवेश होगा ना, तो आवेश किसको ला रहे हैं हम? कौन से आवेश को ला रहे हैं बताओ? Q2 को कि Q1 को? Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पे Q2 लिखेंगे, बोलो लिखेंगे कि नहीं? Q2 लिखेंगे और फिर क्या लिखा है? विभव, तो विभव के लिए हम V लगा देंगे। हम मान लेते हैं कि वहां पे विभव V है, उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विभव V है, ठीक है। यहाँ पे विभव V लिख दिया मैंने। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये कहाँ से आया बोलो? ये आया है V बराबर W अपान Q से आया है, ब्रैकेट में कर दिया इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों आवेशों को यहां तक आने में, इस पूरे निकाय की रचना करने में टोटल कार्य कितना किया गया, तो दोनों कार्य को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों कार्य तो अदिश राशियां हैं, तो इनको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बीजगणितीय नियम से जोड़ देंगे, कोई रूल्स थोड़े लगाना है हमको। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो B का मान है, B का मान हम रख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है, इसको समीकरण नंबर 201, हमको पता है एकल बिंदु आवेश कण वैद्युत विभव का मान कितना होता है, ये चीज पता है ना? बताओ जरा, एकल बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होगा? भाई यहाँ पे अगर आवेश आएगा दूसरा वाला, तो वो एक बिंदु के कारण वैद्युत विभव का मान ही तो होगा। तो यहाँ पर विभव का मान कितना होगा एक बिंदु आवेश के कारण? बताओ बोलो। V, क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये मैंने पढ़ाया है ना, इसी का तो शायद टेस्ट था कल। क्यों? क्या फार्मूला होता है? E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वायु निर्वात है इसमें, बताओ। ये तो फार्मूला, इसी को वो कराया था टेस्ट, Q अपान R, ये तो होता है। अब इस B का मान समीकरण 2 में हम रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। B का मान समीकरण 2 में रख दो। B का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने, क्योंकि हमको विभव का मान तो रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो जो B का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो W2 हम क्या पाएंगे? W2 में हम ये पाएंगे कि यहाँ तो Q2 लिखा था, लेकिन हम B का मान उठा के यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो क्यों लिखा गया है, किसके लिए क्यों है? कौन सा क्यों? Q1 वाला क्यों है कि Q2 वाला क्यों है? बताओ। Q1 वाला है कि Q2 वाला है? जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है, जिसके वैद्युत क्षेत्र में हम लेके किसी को आ रहे हैं आवेश, उसका ये है आवेश, ये समझ गए? ये Q1 है, ये बात ध्यान से समझ लो। ये जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, उसका ये वो वाला आवेश है, ये Q1 है। अगर यहाँ कैपिटल क्यों होता तो यहाँ कैपिटल क्यों होता?
अच्छा अगर इसको ठीक करके लिख लो, W2 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। तो ये W2 का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे निकाय की रचना करने में या बनाने में किया गया कुल कार्य, ऐसे लिख दो, किया गया कुल कार्य। अब ये किया गया कुल कार्य कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, W बराबर W1 प्लस W2, बोलो। तो W बराबर कितना हो, W1 का मान बताओ, ये देखो लिखा हुआ है, ये W लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर कर देंगे 0 प्लस W2 का मान बताओ, ये देखो लिखा हुआ है, तो इसका मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। अब जब जीरो इसमें जुड़ेगा तो कितना मान आएगा बताओ, जीरो जुड़ेगा कितना मान आएगा, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये आया किया गया कार्य, और जितना कार्य किया जाता है उसी के बराबर ऊर्जा संचित होती है। सही बात समझ में, हमारे द्वारा जितना कार्य किया गया है इसको यहाँ तक लाने में उसी के बराबर ऊर्जा इसमें आ जाएगी। सही बात समझ में, यानी कि ऊर्जा को तो यू से लिखते हैं ना, स्थितिज ऊर्जा को, या तो किया गया कार्य, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे क्योंकि किया गया कार्य बराबर संचित स्थितिज ऊर्जा, बोलो, संचित स्थितिज ऊर्जा, ये तो लिखेंगे। अब संचित स्थितिज ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं, यू से लिखते हैं, तो यू बराबर सेम यही मान रख देंगे क्योंकि बराबर है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। अच्छा मात्रा क्या होता है ऊर्जा का बताओ, कल पढ़ाया था मैंने, क्या होता है, जूल होता है ना, तो यहाँ जूल लिख दो। तो ये दो बिंदु आवेशों के कारण उनको निकाय के रूप में स्थित बनाने में, रचना करने में जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है, यानी कि इसको, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला कुछ कूलाम के नियम के जैसा मिल रहा है, बस खाली इसमें क्या नहीं है, यहाँ F नहीं है, यहाँ R स्क्वायर नहीं है, बाकी सब कूलाम के नियम जैसा है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ R स्क्वायर नहीं है, यहाँ F नहीं, ये ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ज्योति। अच्छा हम इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड करेंगे, ये जो फार्मूला है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, अगर यहाँ पर आवेश, ये दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों आवेश में अगर दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर हैं, तो जो यहाँ की स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको तो मान लिया ले आएंगे, बहुत आराम से आ जाएगा ये तक अनंत से, लेकिन इसको लाने में कठिनाई होगी, क्यों, प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, प्रतिकर्षण बल के विरोध में हमको कार्य करना पड़ेगा, और जब प्रतिकर्षण बल के विरोध में प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है, बोलो लग रहा है नहीं लग रहा है, और इसको हम लाएंगे तो उसके विरोध में हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ये होगा। तो जब हम प्रतिकर्षण बल के विरोध में कार्य करेंगे तो कार्य होता है पॉजिटिव, कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब कार्य पॉजिटिव होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी तो पॉजिटिव होगी, क्यों, तो अगर समान आवेश को हम पास पास रख रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाले हो चाहे वो निगेटिव चार्ज वाले हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज वाले होंगे तब भी कार्य पॉजिटिव तो होगा, क्यों, तो निगेटिव चार्ज वाले चाहे दो आवेश हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाले दो आवेश हो, अगर दोनों को पास पास रख रहे हैं और एक निकाय बना रहे हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी, ठीक है। अच्छा अब अगर ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाए तब क्या होगा, तब इसको हम अनंत से लाएंगे, तो जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, जब इसको अनंत की तरफ लाएंगे तो इसके ऊपर ये क्या करेगा, अट्रैक्शन लगाएगा, इनके इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में ये चलेगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसके विपरीत डायरेक्शन में ये चलेगा, तो इसके ऊपर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल, यानी कि विद्युत बल की दिशा क्या होगी बताओ जरा, इधर होगी कि नहीं होगी, और हम बाह्य बल भी इसकी तरफ इधर ही की तरफ लगा रहे हैं, विरोध में तो बल लगा नहीं रहे, ला रहे तो बल इधर ही की तरफ तो लग रहा है, क्यों, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा,
सही बात समझ में, निगेटिव कार्य होगा। जब बाह्य बल के विरोध में करते हैं कार्य तो पॉजिटिव होता है। बाह्य बल, सॉरी, विद्युत बल के विरोध में हम कार्य करते हैं, है ना, तो पॉजिटिव कार्य होता है। विद्युत बल के ही डायरेक्शन में हम अगर लेके आ रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्य होगा निगेटिव, तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, निगेटिव। सही बात समझ में है, ये बात समझ में आ गई। तो इस बात को हम यहाँ नीचे नोट करके लिख लेंगे, इसके नीचे नोट हेडिंग बना के लिख लेंगे ताकि भूले ना। एक नोट हेडिंग बना लो, इसके नीचे ऐसे नोट हेडिंग बना लो इस फार्मूले के नीचे, ठीक है। और नोट हेडिंग में लिख लो समान प्रकृति के आवेशों के लिए, समान प्रकृति के आवेशों के लिए, समान प्रकृति के आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये होगी U बराबर +1/4πε0 Q1 Q2 बटे R जूल। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर हम आवेशों को पास लेके आ रहे हैं, समान प्रकृति के हैं, ठीक है, दो आवेश हैं, दोनों को हम पास लेके आ रहे हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो विद्युत स्थितिज पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर दोनों को दूर लेके जा रहे हैं, बताओ जरा, दोनों को दूर लेके जा रहे हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज के हैं, और दोनों को हम दूर लेके जा रहे हैं, तो वही स्थितिज ऊर्जा घटने लगेगी, माइनस में हो जाएगी। समझ गए। दोनों को दूर ले जाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होगी, पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होगी, क्योंकि तब बल के विरोध में हम कार्य करेंगे। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसको हम दूर लेके जा रहे हैं, है ना, तो वैद्युत बल के ही दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तब तो कार्य निगेटिव होगा, तो स्थितिज ऊर्जा भी निगेटिव हो जाएगी। तुम बताओ, क्लियर हो रही है हर बात। और अगर हम इसको वापस लेके आ रहे हैं तो वैद्युत बल के विरोध में हम बल लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, तब तो कार्य पॉजिटिव होगा, तो स्थितिज ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये बात लिख लो, और फिर लिख लो यहाँ पे विपरीत प्रकट, विपरीत प्रकट, विपरीत प्रकट के आवेशों, ये हम मिटा दें, इसको भी लिखना है, के आवेशों के लिए निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर -1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, यहाँ माइनस का हो गया। तो इसके पीछे का कारण मैंने समझा दिया कि माइनस प्लस क्यों हुआ, ये मैंने बता दिया, क्योंकि कार्य माइनस प्लस में था, है ना, इसलिए माइनस प्लस में हुआ। तो लिख लो नोट करके।